नमस्कार। मैं हरियाणा के लोगों से बात करूंगा और बताऊंगा कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार आना तय है या फिर बीजेपी की आना तय है। और जाना किसकी तय है, हरियाणा में कितने विधायक हैं, हरियाणा में कितने सांसद हैं, और हरियाणा की मुख्य स्थिति अभी कैसी चल रही है, विकास क्या है, हर चीज़ मैं कपिल भाई के जरिए आपको बताऊंगा और कपिल भाई हमें बताएंगे। क्या कहते हैं कपिल भाई आप? सभी को नमस्कार। रमन भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जो हरियाणा स्टेट है उसमें बीजेपी की गठबंधन पहले तो 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही, उसमें कोई काम नहीं हुआ। अब 5 साल से ये गठबंधन की सरकार चल रही है, उसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मेरे ख्याल से हरियाणा के अंदर 250 ज़िले हैं। 250 ज़िले में एक कहीं भी सिंगल ना तो कोई कॉलेज बना है, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी है, ना कोई आईटीआई बना है, ना कुछ कुछ भी नहीं बना है। मतलब खाली जो कांग्रेस सरकार वहाँ पे काम करके गई थी उसी को वो मेंटेन नहीं करवा पा रहे हैं, इतनी ख़राब स्थिति है। अब मैं आपको बादली हल्के की बताता हूँ। वहाँ पर इतना दयनीय स्थिति है, मतलब वहाँ पे जो 2011 से लेके और 16 तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाश धनखड़ जी, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। और उन्होंने मतलब वहाँ पे प्रोग्रेस के नाम पे इतना, उनके पास 7 मंत्रालय थे। पंचायत मंत्रालय था, और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था, जल प्राधिकरण मंत्रालय था उनके पास। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पूरे हरियाणा के अंदर तो आप छोड़ दो, जो बादली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें विकास के नाम पे बारात घर बनवा दिए गए, कहीं पार्क बनवा दी गए। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो लोगों की ज़रूरी आवश्यकताएं हैं, जिसके लिए लोग पढ़ने के लिए रोहतक जाते हैं, सोनीपत जाते हैं, बहादुरगढ़ जाते हैं, वहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा एम्स था वहाँ पे। एम्स बीजेपी सरकार की राजनीति की वजह से वहाँ पर हुड्डा सरकार ने 7 फैकल्टी लेकर के आए थे एम्स के अंदर, लेकिन वहाँ राजनीति की वजह से उस एम्स में खाली एक कैंसर का ही फैकल्टी चालू रही है अभी फ़िलहाल। और उसको महेंद्रगढ़ के लिए वहाँ पे ज़मीन मिली है, ना तो वो महेंद्रगढ़ का हुआ ना वो बादली का हुआ। तो ये आपको मैं बताना चाहूँगा, आप यहाँ से ढासा बॉर्डर से लेके और आप झज्जर तक जाइए, रोड की बेहद दयनीय स्थिति। 1.5 साल तो कोरोना में ख़राब हुआ, उसके बाद 3.5 साल अपोजिशन के विधायक हैं कुलदीप वत्स जी। अब उन वो विधानसभा में वहाँ के जो मुद्दे हैं, वहाँ भाई जैसे अपना तहसील का मुद्दा हुआ, एसडीएम ऑफिस का मुद्दा हुआ, वहाँ पर कई स्कूलों की मतलब प्रपोजल था जो बनने थे वहाँ पर, वो नहीं हो पा रहे हैं। वो विधानसभा में बेबाकी से अपनी आवाज़ को उठाते हैं, लेकिन क्या है कि धनखड़, ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं जो अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं फ़िलहाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो कामों को करवाने नहीं दे रहे वहाँ पे, मतलब काम करवाना चाह रहे हैं लेकिन ग्रांट नहीं आती वहाँ पे। अब जो अपोजिशन के 33 विधायक थे, 33 विधायक के पास अभी तक मैं कहना चाहूँगा कि 7 करोड़ रुपए की ग्रांट आई है। कितनी शर्म की बात है। मतलब लूट बाजारी चला हुआ है हरियाणा के अंदर। आप शराब घोटाला देख लीजिए, रजिस्ट्री घोटाला देख लीजिए, और पीडब्ल्यूडी घोटाला देख लीजिए। वहाँ पे जो भी बड़े बड़े टेंडर होते हैं सब अपने दुष्यंत चौटाला जी के और एक्साइज घोटाला देख लीजिए। बहुत बड़े बड़े घोटाले हमारे उसमें चल रहे हैं। और कपिल भाई, आप हमें ये भी बताइए कि हरियाणा में सही में कोई भी जमीन अगर हरियाणा के आदमी बेचता है तो मुंह मांगी रुपया गवर्नमेंट देता है क्या? नहीं, देखिए रमन भाई, ऐसा होता है, ये तो कहीं भी आप ज़मीन लेते हो या बेचते हो तो वो सर्कल रेट डिसाइड करता है। वहाँ का जो सर्कल रेट होगा, जैसे अभी ये झज्जर से लेके और सोनीपत तक एक नई रेलवे लाइन चालू होनी है, उसके लिए ज़मीन एक्वायर हो चुकी है। और वहाँ पर पीछे अभी जैसे इधर मानेसर की तरफ
वहाँ के लोकल जो आदमी थे उनकी ज़मीन जो एक्वायर हुई थी वो मुआवजे के लिए वहाँ धरने पे भी बैठे थे, क्योंकि मुआवजा बताया गया था उनको भाई 1,70,00,000 रुपए मुआवजा आया उनको, 90-90 लाख रुपए। तो इसके लिए वहाँ पे बैठे हुए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सर्कल रेट के हिसाब से ही होता है, जितना सर्कल रेट रहेगा उसके हिसाब से गवर्नमेंट मुआवजा देती है। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है, जैसे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन एक्वायर होती है तो उसमें मुआवजा ज़्यादा होता है, वहाँ सर्कल रेट ज़्यादा है। अब जैसे ये जो बादली के नज़दीक से जो केएमपी के साथ साथ ये हमारी लाइन निकली है, यहाँ पे मुआवजा, यहाँ भी पंचायत करके उन्होंने वहाँ पे जो हमारे किसान आदमी भाई थे वो वहाँ पे बैठे थे धरने पे, लेकिन उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया था। और मैं एक बार फरीदाबाद किसी काम के लिए गया हुआ था रमन भाई, मैं ये कहता हूँ वहाँ से 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरियाणा सरकार में, कृष्णपाल गुर्जर और मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा जी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और कृष्णपाल गुर्जर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं हरियाणा में। मैंने वहाँ लोकल आदमियों से बातचीत करी, मैंने उनको ये नहीं कहा भाई सबके विचारधारा अलग अलग होती है देखो, तो फिर भी मैंने उनसे बात लेने जानने की कोशिश करी कि भाई यहाँ कितना विकास हुआ है। तो मैंने वहाँ भाइयों से बात करी जो वहाँ के लोकल आदमी थे। कितनी शर्म की बात है, एक भी भाई ने मेरे को ये नहीं कहा कि भाई कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल का इन्होंने कोई बस अड्डा बनवाया हो यहाँ पे, या फिर कुछ कोई ऐसा रोड बनवा दिया हो जिससे इनको फ़ायदा हो रहा हो। लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एक ज़िले के, आप एक डिस्ट्रिक्ट के दो मतलब कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद वहाँ एक भी काम नहीं हो रहा, बहुत शर्मिंदगी की बात है भाई, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। कृष्णपाल गुर्जर हैं वहाँ से कृषि मंत्री, वो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री होने के बावजूद वहाँ एक सिंगल यूनिवर्सिटी, एक सिंगल कॉलेज, एक सिंगल की नींव नहीं रखी गई। कितनी शर्म की बात है ये। आप 10 साल आपको राज में रहते हुए हो गए, लेकिन एक छोटा सा भी काम वहाँ से नहीं हो पा रहा है, क्या बात है ये। कपिल भाई आप हमें यह बताइए कि अगर बाहरी आदमी हरियाणा में आके ज़मीन खरीदारी करे तो उन्हें कैसी गज मिल जाएगी, मतलब कितने रुपए गज मिल जाएगी मेन रोड में, और गवर्नमेंट रेट क्या है वैसे प्राइवेट रेट क्या है ज़मीन का? देखो ऐसा कुछ नहीं होता रमन भाई, सबका अपना अपना अलग रेट है, जो जैसा आदमी है उसके वैसे ही अपने रेट हैं। तो ऐसा ये तो एरिया पे भी आपका डिपेंड करता है। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, मेवात की तरफ चले जाइए उधर थोड़ा सस्ता मिलेगा, आप ये दादरी चरखी दादरी की तरफ चले जाइए वहाँ थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो सब जगह का अलग अलग रेट है, जैसा आप आदमी का अपनी ज़रूरतें होती हैं उस हिसाब से वो ज़मीन को देखता है, उसी हिसाब से उसको वहाँ पे रेट मिलेगा। सही है। हाँ तो रमन भाई मैं ये कहूँगा, अब आप ये देखिए कि हरियाणा के अंदर अगर आप सरकारी अधिकारी से लेके सरपंच से लेके हर कोई आदमी को मतलब दबाया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। अब आप बताइए, पहले 25 लाख रुपए ग्रांट एक सरपंच को आती थी, अब वो इस सरकार ने घटा करके 5 लाख कर दी है, वो भी ई टेंडरिंग होगी। पहले तो क्या था कि भाई जो भी डीसी के पास ग्रांट आती थी, एमएलए से डीसी के पास, डीसी से फिर सरपंचों के पास, अब वो ई टेंडरिंग कर दिया गया है। उसमें क्या है, उसमें ये सब दुष्यंत चौटाला अपना पैसा बटोरने में लगा पड़ा है। मतलब बहुत ही ख़राब स्थिति है, हर आदमी तराई तराई मची हुई है पूरे हरियाणा के अंदर। मैं अब की बार मेरे को लग रहा है कि वहाँ बदलाव होना चाहिए और होगा भी, क्योंकि लोगों को बदलाव, मैं तो 1-2 फंक्शन में गया हूँ, वहाँ के जो लोकल पार्टी के फंक्शन रहते हैं उनमें मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ भीड़ लोगों की इतनी तपतपाती धूप के अंदर लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वो लोगों को सुन रहे हैं, नेताओं को सुन रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब की बार मेरे 100% हरियाणा में बदलाव की गुहार चालू हो चुकी है। और अभी हमारे ये जो सांसद के इलेक्शन है उसमें 8 महीने बचे हुए हैं, और सुनने में आ रहा है कि कोई उसके साथ साथ ही एमएलए के इलेक्शन भी करा दिए जाएंगे। तो मेरे को जहाँ तक रमन भाई लग रहा है कि अब की बार बदलाव होगा। क्यों कपिल भाई आप हमें यह बताइए कि बादली विधानसभा का विधायक आपका मामा जी है कुलदीप वत्स, ठीक है, तो
कुलदीप वत्स जी अपने अभी कार्यकाल में अपोजिशन पार्टी से है, अपने कार्यकाल में क्या सब विकास कर रहे हैं, क्या सब कर रहे हैं, लोगों की कैसे सहायता कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, इन चीज़ के बारे में आप लोगों को बताइए। देखिए रमन भाई, हमारे मामा जी हैं कुलदीप वत्स, वो तो बादली से विधायक हैं। उन्होंने सबसे एक अच्छी मुहिम तो चला रखी है कि भाई नशा मुक्त बादली। मतलब जो भी इस तरीके की उनको हरकतें या वारदात होती पता लगती हैं, एसपी साहब की मदद से तुरंत एक्शन लिया जाता है। और उनकी एक बहुत अच्छी मुहिम है, क्योंकि हमारे जो नई जनरेशन है वो गलत आदतों में जा रही है, नशे में नशे की आदतों में जा रही है। अब जब दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण करा था, तब उन्होंने कहा था कि भाई ये जो गली नुक्कड़ पे ठेके खुले हुए हैं इनको बंद किया जाएगा। लेकिन ये सब कहने की बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बहुत दयनीय स्थिति है, आप गाँव में जाके देखिए, लोग सूखा नशा करते हैं। मतलब सबसे बढ़िया मुहिम तो उन्होंने ये चला रखी है। और अभी एक 19 करोड़ रुपए की ग्रांट उन्होंने ये अपना बॉर्डर से लेके और झज्जर तक एक रोड का निर्माण चालू करवाया है। और एक गांव उनका जो पैतृक गांव है सुरेती, उसमें भी एक स्कूल का निर्माण चालू हुआ है। और एक तहसील बनी है झज्जर बाईपास पे। और बहादुरगढ़ से वो जो अपने बादली को रोड आता है वो भी लगभग 18 किलोमीटर का वो है, तो 25 करोड़ रुपए की ग्रांट उसकी भी आई है, वो काम चालू हो गया है। और अपने जो छोटे मोटे अंदर रोड नाली के काम है वो तो हो ही रहे हैं। लेकिन अब उनका वो इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो फैकल्टी यहाँ से, ये बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ से लेकर के महेंद्रगढ़ रेवाड़ी की तरफ गए थे, उनको वापसी लाया जाए यहाँ पर। तो और जो उन्होंने, जैसे एक एमएलए होता है उनको 2 गांव गोद लेने पड़ते हैं, उनके लिए उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की ग्रांट अभी आई नहीं है उनके पास, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से दे दिया है। तो कपिल भाई आप हमें यह बताइए कि जैसे परदेसी लोग यहाँ हरियाणा आते हैं काम करने के लिए, मानिए हरियाणा बादली में बहुत सारे बिहारी काम कर रहे हैं, किसी का सैलरी फंस गया है या किसी का तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है, तो जैसे आपकी मामा जी विधायक है तो उनकी जरिए हम पैसा जो उनका हक है, मजदूरी है, वो दिलवा सकते हैं, जो नहीं देना चाह रहे हैं उनको दिलवा सकते हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल तत्पर रहते हैं। कोई भी गरीब आदमी है अगर उनके पास जाता है, वो भी जैसे आप कह रहे हो कि भाई उसके लिए वो तो काम करते ही करते हैं। बाकी कोई भी गरीब आदमी होता है, किसी की बेटी की शादी है, किसी का कुछ और है, तो जो उनसे मन पड़ता है वो लोगों के लिए करते हैं। जैसे कोरोना में सरकार की तरफ से तो कोई सहायता नहीं थी, लेकिन जो उनके अपने सर्कल के आदमी हैं, जो भी उनके साथ बिजनेसमैन हैं, सब ने बहुत ही अच्छी मुहिम चालू करी थी कोरोना में। जितने भी अपने ये वहाँ पर भट्टे का कारोबार ज़्यादा है बादली के अंदर ना रमन भाई, वहाँ पर लेबर बहुत रहती है। हर एक भट्टे पे, मतलब हर जगह जाके जहाँ भी गरीब आदमी की जो भी मदद उनसे होती है वो हमेशा तत्पर रहते हैं। और अगर ऐसी कोई समस्या उनको लगती है, उनको उनकी नॉलेज में आती है, तो मैं वो बहुत ही मतलब उचित उस पर एक्शन लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। देखो अभी अब उसमें भी भट्टा पे 80% बिहारी ही होगा, बिहारी वो और यूपी। नहीं रमन भाई, ऐसा नहीं है। उसमें सब जगह एमपी की काफ़ी लेबर है, यूपी की काफ़ी लेबर है, और आपके बिहार की काफ़ी लेबर है। अच्छा। तो देखो मैं ये कहता हूँ भाई, अभी अपोजिशन में है वो, और किसी के दुख सुख में जाकर खड़े हो रहे हैं, जो उनसे बन पड़ रहा है उन्होंने काम भी किया। जैसे कि आपने देखे कि कपिल भाई सारी जानकारी दिए हैं, बादली विधानसभा की मामा जी इनकी विधायक है, और बादली विधानसभा में जितने भी भट्ठा, जो ईंट बनाने वाली भट्ठा होते हैं, चिमनी, इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ मजदूरों की जनसंख्या भी ज़्यादा है, और कोई भी मजदूर को मजदूरी नहीं दिया जा रहा है, या फिर काम करा के पैसा देने में कोई तरह प्रॉब्लम कर रहा है, तो फ़ौरन 6200845454 पर कॉल करें, आपको तुरंत आपकी मजदूरी दिलाया जाएगा और आपको न्याय दिलाया जाएगा। धन्यवाद।